एस्मा लागू करना सरकार का एक बड़ा फैसला कैसे माना जाए? एस्मा लागू हुआ, फिर बाद में ये भी आए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी लागू कर दिया यानी है। कर्मचारी है या जी, संगठन है या कोई कंपनी है, अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं, किसी तरह की रुकावट या बाधा डालते हैं, तो क्या एक्शन उन पर लिया जा सकता है? कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है, उनका सस्पेंशन भी होता है और पुलिस ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। क्या आपके शहर में, आपके जहां आप रहते हैं, वहां पर क्या आपने कहीं इसी तरह की कोई शिकायत देखी कि भाई कोई कालाबाजारी, कोई जमाखोरी कर रहा है? अस्पताल, हर तरह की सर्विस देने से आप मना करें या हड़ताल पे चले जाएं। मिडिल ईस्ट में जो मिसाइलें बरस रही हैं, उसकी तपिश अब आपके और हमारे किचन तक पहुंच गई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत में एलपीजी गैस को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। महंगाई तो बढ़ गई है, एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, कॉमर्शियल गैस के भी बढ़ा दिए हैं, डोमेस्टिक के बढ़ा दिए हैं, लेकिन इस बीच देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की आशंका के भी, मतलब भविष्य में कमी ना आ जाए, उसकी तैयारी करते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एस्मा यानी ईएसएमए मतलब एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। अब सवाल यह है कि एस्मा क्या होता है, सरकार को इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, किन परिस्थितियों में सरकार इसको लागू करती है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। एस्मा लागू होने के बाद क्या लोगों को गैस की किल्लत नहीं होगी, क्या ये इस बात की गारंटी है एस्मा लगना? दरअसल इस कानून के तहत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देश में सरकारी माफ कीजिएगा जरूरी सेवाएं जो होती हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, वो बिना किसी रुकावट के चलती रहे। यानी अब गैस सप्लाई से जुड़े हुए अगर कोई कर्मचारी या संगठन इन जरूरी सेवाओं को रोकने की कोशिश करता है, जैसे हड़ताल पर चला जाता है या कोई और रुकावट और बाधा डालता है, तो एस्मा के तहत जो केंद्र सरकार ने लगाया है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी अब एलपीजी सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर भी रोक लग सकती है। सरकार का साफ कहना है कि यह कदम जमाखोरी और सप्लाई रोकने या बाधित होने से रोकने के लिए उठाया गया कदम है। सरकार ने तेल और गैस कंपनियों से कहा है कि वो निर्यात या दूसरे कामों से ज्यादा घरेलू एलपीजी सप्लाई पर ध्यान दें। यह भी दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। मतलब साफ है, सरकार चाहती है कि दुनिया में अगर संकट आता भी है बाकी देशों में, हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में और पाकिस्तान में, लेकिन भारत में रसोई गैस की कोई कमी ना आए। क्या वाकई ये जो कदम उठाए गए हैं, इन कदमों को संपूर्ण माना जाए? इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। मेरे साथ दिनेश मिश्र हमारे साथी नवभारतटाइम्स.com के जुड़ चुके हैं। एस्मा पर पूरा एक इन्होंने आर्टिकल लिखा है, डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हैं, लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या वाकई एलपीजी की या कहें कि गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है, इस वजह से एस्मा लगाया गया है, या फिर ये एहतियातन लगाया गया है कि भविष्य में ऐसी संकट की समस्या ना हो? नहीं, देखिए, जो मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया जिसे आप कहते हैं, पश्चिम एशिया में जो लड़ाई छिड़ी है, तो उससे तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा तो निश्चित रूप से पहुंच रही है। और हालांकि रूस से हम तेल, अभी हमें मोहलत मिली हुई थी इनकी तेल और गैस की सप्लाई के लिए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी सेवाएं, मतलब तेल और गैस की, एनर्जी जो सर्विसेज हैं, वो बाधित हो रही हैं। तो इसके लिए सरकार ने एहतियातन, जो आपने बोला है कि एहतियातन ये चीज़ें कही हैं, और पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं उनको भी बोला है कि आप जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं और इन सब के लिए उनको प्राथमिकता ना देते हुए पहले घरेलू गैस सिलेंडरों को प्राथमिकता दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन करें और उनकी सप्लाई बेरोक टोक करें। इसीलिए जैसे अभी शुरू में खबर आई कि ये एस्मा लागू हुआ, फिर बाद में ये भी आए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी लागू कर दिया यानी है। हाँ, ईसीए भी लागू जी कर जी, दिया है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मतलब मिलती जुलती चीज़ें हैं, क्योंकि एक तो जैसे सर्विसेज है कि सर्विसेज का ये कि मतलब कि आप जैसे मतलब ज़रूरी दवाएं, रसद या पेट्रोल डीजल, या मतलब कोई किसी भी तरह की अस्पताल, हर तरह की सर्विस देने से आप मना करें या हड़ताल पे चले जाएं, तो इसको रोकने के लिए। और जी, और आवश्यक वस्तु अधिनियम इसी से जुड़ी चीज़ है कि जैसे जो ज़रूरी खान पान की चीज़ें हैं, राशन
राशन है, सिलेंडर है, ये सब चीज़ें जो है आप उनकी सप्लाई किसी तरह बाधित ना हो पाए, जमाखोरी ना हो, कालाबाजारी ना हो, इन सब को रोकने के लिए ये कानून। अच्छा, मैं एक बार जरा व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा प्लीज इस वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा कि क्या आपके शहर में, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर क्या आपने कहीं इसी तरह की कोई शिकायत देखी कि भाई कोई कालाबाजारी, कोई जमाखोरी कर रहा है, या फिर कहीं कोई मुनाफा वसूली करने के लिए भाई औने पौने दाम पर अब आपको गैस डिमांड कर रहा है? आप अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रा कमेंट पे ज़रूर प्लीज़ करिएगा, हम उसको पिन करेंगे ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरी की पूरी जानकारी और इस आपकी जो शिकायतें हैं वो जा सकें। हमारा मकसद इस वीडियो के जरिए जानकारी देना तो है ही, ताकि आपको जो समस्या आ रही है वो समस्या भी यहाँ पर है, आप नोट कराएं और वो समस्या आगे जाकर उम्मीद करते हैं कि उसका हल निकले। पहली तो बात है कि ऐसे संकट के समय में किसी को दो पैसे कमाने के लिए ये गलत रास्ता नहीं अपनाना गलत है, क्योंकि आप देखिए कि जब देश जैसे शुरुआती 90 के दशक के बाद आपको अगर याद होगा, हम सभी छोटी उम्र में थे तो उस समय देखते थे कि सिलेंडर पाने के लिए 10-10 दिन, 15-15 दिन का इंतज़ार होता था, लोगों से मंगाते थे, फिर कई बार ब्लैक में सिलेंडर लिए जाते थे, लाइनें लगती थी। मैं एक याद दिलाता हूँ, आपने 90 के दशक की बात की, हम दिल्ली में ही रहते थे, तो दिल्ली में हफ्ते में एक दिन सिलेंडर की जो गाड़ी होती थी ना वो आती थी, हफ्ते में एक दिन आती थी, और हम बच्चों का इंतजार होता था। अगर हम वहाँ पर कहीं खेल रहे होते थे तो वहाँ पर खेलते हुए हम जाते थे और सिलेंडर वाले भैया से पूछते थे, भैया इस नंबर का क्या सिलेंडर आ रहा है, नहीं आ रहा है सिलेंडर। फिर जब पता चलता कि नहीं आ रहा है तो भी हम निराश होकर घर पे जाते थे और बोलते थे मम्मी इस हफ्ते हमारा नंबर नहीं आया, अगले हफ्ते आएगा। और अगर हम आ जाता था तो बड़ी खुशी खुशी आते थे और बोलते थे कि आ गया। तब डबल सिलेंडर का कोटा नहीं होता था, सिंगल सिलेंडर होता था, तो ये भी दिन देखे थे। तो फिर उसके बाद से जैसे बदलाव आया, डी लाइसेंसिंग खत्म हुई, लाइसेंस राज प्रणाली जो खत्म हुई, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई, उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने सीधे सिलेंडर को किचन तक पहुंचाना शुरू किया, महिलाओं के लिए आसान बनाए। मतलब मैं सोचता हूँ कि दिनेश जी अभी इसी पर ही हम टिके रहते हैं कि भाई एस्मा लागू करना सरकार का एक बड़ा फैसला कैसे माना जाए, ये किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, और जैसा आपने कहा कि सरकार कैसे नकेल कसी, क्या एक मैकेनिज्म बनाया है कि भाई हम तो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया के जरिए हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं खबर बताकर, हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ आपकी अगर समस्या है, शिकायत है तो आप बताइए। क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क, कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है? जी, सबसे पहले बता दें कि एस्मा का मतलब है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये 1968 में भारत की संसद ने पारित किया था, और इसमें संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में इसे 33 के तहत रखा गया था। इसका मकसद यही था कि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति किसी तरह सुनिश्चित हो। अब इसके दायरे में कौन कौन से हैं, जिससे आपने पूछा सवाल, तो वो जैसे बस सेवाएं हो गई, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल। एस्मा लागू नहीं होने पर आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आवश्यक सेवाओं की जो न्यूनतम जरूरी चीज़ें हैं वो पूरी होती रहें, कोई चीज़ें मतलब देश ठप ना हो, ऐसा ना हो कि मतलब वो दिक्कतें पैदा हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए और ये किया जाता है। इसी के दायरे में पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, स्टील, फर्टिलाइज़र, इस तरह की वितरण या आपूर्ति का सिस्टम भी इसमें है। इसके बाद बैंकिंग के संबंधित, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बैंकों की हड़ताल होती, तो उस समय भी इसमें लागू कर दिया जाता है। कोई जो गैस सिलेंडर से संबंधित कोई कर्मचारी है या संगठन है या कोई कंपनी है, अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं, किसी तरह की रुकावट या बाधा डालते हैं, तो क्या एक्शन उन पर लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, उन पे एक्शन ये, उन पे कानून ये है कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है, उनका सस्पेंशन भी होता है, और पुलिस ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। बिना वारंट के उनको गिरफ्तार, ये बड़ी बात है जी। और इससे जो ऐसे जो लोग हड़ताली लोग हैं उनको कारावास की सज़ा दी जा सकती है, जो 1 साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है। और एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। ये केंद्र सरकार ने लगाया है, पूरे देश में लगाया जी, है। और ये राज्य
राज्य भी अपने स्तर पर लगाते हैं और कमोबेश लगभग वही कानून तो अब तो ये तो पूरे देश में केंद्र सरकार ने लिया है फैसला, ये पूरे देश में लागू है भाई। किसी राज्य में अगर कोई पर्टिकुलर समस्या अगर आती हाँ है, कोई बिल्कुल, संकट चूंकि आता है, तो समवर्ती अपने- सूची में आता है जी। तो समवर्ती सूची संविधान की ऐसी सूची होती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। दोनों ही अपने नियम और कानून बना सकते हैं और वो दोनों पर लागू हो सकता है। तो आपने बता दिया कि 6 महीने हाँ। तक के लिए ये अब जैसे लागू क्या किया गया है। हाँ। एक आवश्यक वस्तु अधिनियम ये 1955 में, उससे भी पहले 1968 से पहले ये लागू हुआ था। सबसे एस्मा से पहले ईसीए 1955 में आज़ादी लागू के हुआ बाद था। से हाँ, मतलब पहला इस तरह का जो कानून था वो ज़रूरी था। तो उसमें हड़ताल रोकने के लिए हड़ताल के दौरान या किसी आपदा के दौरान या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरी वस्तुओं की डिमांड सप्लाई कैसे चलती रहे, कारोबार होता रहे, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था कि इसमें दवाएं, फर्टिलाइज़र और इवन तेल भी उस समय आयल, खाने का तेल, सिर्फ ये तेल पेट्रोल डीजल की बात नहीं थी, खाने के तेल भी, पेट्रोलियम, जूट हो गए, सूती कपास हो गए, इन सब की डिमांड सप्लाई होती रहे, इसको लागू किया गया था। 2020 में संसद ने क्या किया कि इसमें थोड़ा संशोधन किया और अनाज, दाल, प्याज, आलू, खाद्य तेल को विनियमित करने की सरकार की सीमित को सख्ती मतलब सीमित कर दिया था। अब उन्हें युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदा के दौरान ही विनियमित कर सकती है सरकार, मतलब इसको रेगुलराइज कर सकती, कंट्रोल कर सकती है इसमें। तो अब उम्मीद यही करते हैं कि भाई ये 6 महीने के लिए, चूंकि एस्मा जो उसके कानून के अंदर प्रावधान है 6 महीने तक से पहले ही ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई इसको एस्मा हटाना सरकार को पड़े, क्योंकि सब चीज़ें सामान्य हो जाएं। उम्मीद ये करते हैं कि मिडिल ईस्ट का युद्ध ख़त्म हो जाए। लेकिन ये एक बड़ी बात है, आप भी समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ युद्ध चलता रहेगा उस दौरान तो एक किल्लत होगी, लेकिन जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा उसके आने वाले कई दिनों तक, कहें कि महीनों तक भी संकट और समस्या रह सकती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से, चाहे बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इजराइल के भी ठिकानों पर, मतलब उनके जो तेल डिपो हैं, गैस भंडार हैं, उन जगहों पर ये एक तरह से कहें कि मिसाइल बरसाई जा रही है। यानी कि वहाँ पर चीज़ों को फिर से सुचारू करने के लिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि चीज़ों को फिर से सुचारू, अगर युद्ध खत्म ही हो गया तो चीज़ों को फिर से बहाल करने के लिए वक्त लगेगा। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। और एक गुजारिश है आपसे, ज्ञान वाली बात नहीं है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये ज्ञान वाली बात नहीं है कि अगर संकट का समय है, संकट का समय ना भी हो तो गैस का अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। गैस को लेकर जो कुछ चीजें कही जाती है ना कि भाई आप गैस फुल जला देते हैं, वेस्ट करते हैं, वेस्टेज तो कम वो से थोड़ा कम सा करें। एनर्जी थोड़ा प्रोडक्ट जितने भी हैं उनका वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो। थोड़ा सा भी योगदान जो है ना अगर हम और आप करेंगे तो ये बेहतर होगा हम सब के लिए। फिलहाल दिनेश जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करके बताइए भाई, आपके शहर में क्या किल्लत है या नहीं है, और क्या आपके शहर में कोई कालाबाजारी, होर्डिंग करते हुए नजर आया है, कोई पौने पौने दाम मांग रहा है क्या? प्लीज़ बताइएगा नाम लिखकर और अपना शहर का नाम लिखकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।